हेलो फ्रेंड, माय एडोरेबल एक्स वाइफ में आपका स्वागत है। अब तक आपने पढ़ा पीछे खड़ा अहम बोलता है यह राजकुमारी और उनके परिवार के बीच की बात है, तो आप बीच में बोलने वाली कौन होते हैं। उसकी बात सुनकर विधि एवं जिया उसे बुरी तरह घूरने लगते हैं। विधि, मैं उसकी बहन और बेस्ट फ्रेंड हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुँह उठाए यहाँ आ गए हो। सीमा चुटकी झूठी मुस्कान लेकर बोलती है, यह अहम है मेरा बेटा और निकिता का होने वाला पति। यह सुनकर निकिता, विधि और जिया तीनों हैरान हो जाते हैं। निकिता, यह क्या बकवास कर रही हैं आप? आपका दिमाग तो ठीक है ना? सब मैं शादी करूंगी, वो भी आपके बेटे से। इससे पहले कि मेरा दिमाग और खराब हो, आप लोग यहाँ से निकल जाइए। उसका एटीट्यूड देखकर भैरव, सीमा और अहम को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह अभी कुछ नहीं कर सकते थे। ठाकुर सा आगे आकर, निकिता, वह आपसे बड़ी हैं और उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। देखिए, हम आपको फोर्स नहीं करेंगे, और यह भी सच है कि जब आप छोटी थी तब हमने आपका और अहम का रिश्ता तय किया था, लेकिन अभी बात बहुत पुरानी हो चुकी है। पहले हम शांति से बात करते हैं, फिर आप डिसाइड करेंगे आपको अहम से शादी करनी है या नहीं। उनकी बात सुनकर अहम गुस्से से अपनी मुठियाँ कस लेता है। निकिता, क्या आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना? तो प्लीज़ आप लोग मेरा पीछा छोड़ दीजिए मिस्टर ठाकुर। और आपको क्यों लगता है कि मैं अपनी माँ के कातिल के बेटे से शादी करूँगी? यह गलतफहमी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ठाकुर सा, गलतफहमी आपको हुई है निकिता। पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगता है कि सीमा और भैरव ने आपकी माँ के साथ वह सब किया है। अगर ऐसा होता तो आपकी दादी सा हमें यह सब जरूर बताती, और हमने भी अपनी तरफ से पता करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, हो सकता है कि आपके माँ सा को कोई गलतफहमी हुई होगी। अगर वह आपकी माँ के साथ यह सब करना चाहती तो फिर वह अपनी जान पर खेलकर उनकी जान क्यों बचाते। निकिता हंसते हुए, मेरी माँ के मरने के बाद भी आपको उन पर यकीन नहीं हुआ है, और आप बोल रहे हैं कि मैं आपको माफ़ कर दूं। और एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, मैं आपसे नफ़रत करती हूँ, बहुत नफ़रत। उसकी बात सुनकर ठाकुर सा के सीने में दर्द होने लगता है और वह नीचे गिरने लगते हैं। तभी राघव जी और भैरव सिंह उन्हें संभालते हैं। रेखा उन्हें पानी पिलाती हैं। वहीं विधि और जिया निकिता को ही देख रहे थे। विधि घर से बाहर जाकर निखिल, रोहित को भी घर आने का मैसेज करती हैं। ठाकुर सा निकिता के सामने हाथ जोड़ते हुए बोलते हैं, आप जो चाहे हमें सज़ा दे सकती हैं, लेकिन प्लीज़ खुद को अब हमसे दूर मत कीजिए। हम आपकी माँ को तो खो चुके हैं, लेकिन आपको नहीं खोना चाहते। हम मर जाएंगे आपके बिना। निकिता कुछ बोलने वाली होती है, उससे पहले ही बच्चे मम्मा मम्मा बोलते हुए उसके पास आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सब शौक हो जाते हैं। भैरव अहम के कान में, यह क्या हो रहा है भांजे? इस लड़के की तो पहले ही शादी हो चुकी है, अब तेरा क्या होगा?
इशिका जाकर निकिता को गले लगा लेती है। इशिका सबको देख, मम्मा यह लोग कौन हैं और हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे हम एलियन हो। रेखा जी, निकिता बेटा, क्या यह आपके बच्चे हैं? क्या आपकी शादी हो चुकी है? निकिता के बोलने से पहले ही सीमा जी बोलती हैं, आप कैसी बातें कर रही हैं रेखा? आपको निकिता कहाँ से मेरिड लगती है? वह उसका सरनेम भी तो शर्मा है ना, तो हो सकता है बच्चे इन्होंने एडॉप्ट किए हो। उन्होंने यह बात बहुत कॉन्फिडेंस से बोली थी क्योंकि अहम ने निकिता की जो इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी उसमें बच्चों के बारे में कुछ नहीं था। यह सुनकर निकिता, विधि, इशिका व इशिता का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। निकिता चिल्लाते हुए, जस्ट शट अप! आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को एडॉप्टेड बोलने की? अहम बहुत प्यार से उससे बोलता है, डोंट वरी राजकुमारी, शादी के बाद हम इन बच्चों को अपना नाम दे देंगे और इन्हें अपने सगे बच्चों के जैसा ही प्यार देंगे। यह सारी बकवास सुनकर निकिता का सर अब गुस्से से फटने वाला ही था। तभी पीछे से आवाज़ आती है, उन्हें तुम्हारे प्यार की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनका सगा बाप अभी जिंदा है। सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर आदित्य खड़ा था। उसे जिया ने सब कुछ बाहर ही बता दिया था। उसे देखकर भैरव, सीमा और अहम तीनों हैरान हो जाते हैं। वही हुकुम साहब भी उसे पहचान जाते हैं। आदित्य उन लोगों को बोलते हुए निकिता के पास आकर खड़ा हो जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, तुम्हारी औकात नहीं है आदित्य मेहरा की बीवी को देखने की भी। वह तुम सीधा उससे शादी करने की तैयारी करके आए हो। सीमा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? और मेरी बहू के कंधे से हाथ हटाओ। निकिता, बच्चों आप दोनों जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं इन अनवांटेड गेस्ट से निपट लेती हूँ। वह विधि और जिया को इशारा करती हैं तो वह दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से चले जाती हैं। आदित्य निकिता को लेकर काउच पर बैठते हुए बोलिए, आपको क्या करना है? सीमा, ठाकुर साहब ने निकिता की शादी हमारे बेटे से करने का वादा किया था। निकिता, ठाकुर साहब को घूरकर आपने कुछ ऐसा नहीं किया जिस वजह से मैं आपको माफ़ कर सकूं। आपने पहले मेरे साथ इतना गलत किया और अब आप मेरी शादी की ज़बरदस्ती। ठाकुर साहब उसकी बात को काटते हुए बोलते हैं, नहीं बेटा, मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ और अब जब मैं जानता हूँ कि तुम्हारी दो प्यारी प्यारी बच्चियाँ हैं, वह तुम्हारा पति भी है, तो मैं यह बात कभी नहीं करने वाला। भैरव सिंह, ठाकुर साहब, आपने वादा किया था ठाकुर साहब, लेकिन हमने आपसे यह भी कहा था कि अगर हमारी बेटी किसी को पसंद करती है तो हम कभी भी उसे फोर्स नहीं करेंगे। वह अब तो उसकी शादी भी हो चुकी है, तो आप सब यह बात सोच भी कैसे सकते हैं? हम अभी वह इसी वक्त अपना वादा तोड़ते हैं। निकिता गुस्से से, अगर आप सब लोगों का फैमिली ड्रामा खत्म हो चुका हो तो यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि मैं अपने माँ के कातिलों को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठाकुर साहब, प्लीज़ प्रिंसेस, हम खुद को बेस्ट फादर साबित करेंगे। हम बहुत डरते हैं आपके लिए। अब आप हमसे दूर मत हो जाइए। राघव जी बेटा, माना कि हुकुम शाह से
गलती हुई है, लेकिन उन्हें इसकी सज़ा भगवान ने पहले ही दे दी है। हुकुम शाह को कैंसर है। यह सुनकर निकिता थोड़ी हैरान हो जाती है। वहीं बाकी सब नॉर्मल ही रहते हैं, लेकिन निकिता को उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वह कुछ बोलने वाली होती थी कि तभी आदित्य उसका हाथ पकड़ लेता है और हुकुम शाह से बोलता है, आपने मेरी बीवी के साथ जो किया है वह बहुत गलत था, लेकिन मुझे लगता है आपको एक मौका देना चाहिए। निकिता आपको माफ़ करेगी या नहीं यह बात मैं उस पर छोड़ता हूँ, लेकिन आप अपनी एक कोशिश कर सकते हैं। निकिता गुस्से से आदित्य पर चिल्लाती है, यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं कभी इन्हें माफ़ नहीं करूँगी और मुझे इनके जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम हो इसके आगे वह कुछ बोलती उससे पहले ही आदित्य बोलता है, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। निकिता उसे धक्का देकर, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, आई हेट यू। वह वहाँ से अपने रूम की तरफ चली जाती है। उसके जाने के बाद आदित्य गहरी सांस लेता है और बोलता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे मना लूँगा। मुझे लगता है अभी आप लोगों को थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। वह एक मेड को इशारा करता है तो वह मेड उन लोगों को उनका रूम दिखाने चली जाती है। आदित्य भी निकिता के रूम में चला जाता है। वह जैसे ही रूम में आता है, निकिता उसे थप्पड़ मारती है और बोलती है, तुम भी उनके जैसे ही हो जो कभी नहीं सुधर सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फैसले लेने की? यह मेरा पर्सनल मैटर है और तुम भूल रहे हो कि तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो। हमारा डाइवोर्स हो चुका है, इसलिए तो तुम मेरी किसी भी मैटर में अपनी टांग अड़ाना बंद करो। निकिता के थप्पड़ मारने से आदित्य को बहुत गुस्सा आता है। वह कसकर अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है, लेकिन खुद को कंट्रोल करके प्यार से उससे बोलता है, तुम्हें तुम्हारा फैसला लेने का पूरा हक है, लेकिन क्या तुम्हें अपनी माँ को इंसाफ नहीं दिलाना चाहिए? तुम्हें सच्चाई का पता नहीं लगाना चाहिए? और क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ के कातिल ऐसे ही खुलेआम घूमते रहे? उसकी बात सुनकर निकिता सोच में पड़ जाती है और बोलती है, नहीं, मैं उनसे बदला लेकर रहूँगी। उन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। आदित्य, सच का पता लगाने के लिए तुम्हें उनके साथ उनके बीच में रहना पड़ेगा, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा है कि वह तुमसे अपने बेटे की शादी करने के लिए इतनी बेताब क्यों है, ताकि ठाकुर साहब की सारी प्रॉपर्टी उनको मिल सके। वह आवाज़ सुनकर दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो राघव जी और रेखा जी वहाँ खड़े होते हैं। उन्हें देखकर वह दोनों शौक हो जाते हैं। रेखा जी, ठाकुर साहब की वसीयत के हिसाब से निकिता के पति को ठाकुर साहब की सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। राजकुमारी, आपके पति सही कह रहे हैं, आपको अपनी माँ को इंसाफ दिलाना चाहिए। आदित्य, अगर आप सब कुछ जानते हैं तो आपने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं? राघव जी, कोशिश की थी ताकि हम जैस्मिन जीजी को इंसाफ दिला सके, लेकिन उस भैरव ने मेरा एक्सीडेंट करा
दिया और मैं 6 साल तक कोमा में रहा। जब होश आया तब पता चला कि हुकुम शाह की तबीयत खराब रहती है और तब तक सारा बिजनेस वह मामा भांजे संभालने लगे थे। बहुत कोशिश की उन लोगों के खिलाफ सबूत ढूंढने की, लेकिन नहीं कर पाया रेखा जी। फिर हमने निकिता का पता लगाने की कोशिश की ताकि हम उसे सेव कर सके। तब पता चला कि वह आपकी माँ यानी कि सारिका दीदी उन्हें लेकर दुबई चली गई हैं। फिर हमने बिजनेस संभालना शुरू कर दिया ताकि वह लोग सारी पावर अपने हाथ में ना ले सके। आदित्य और निकिता को अब समझ आ रहा था। निकिता, ठीक है, बोल दीजिए अपने हुकुम शाह से कि हम उनके साथ चल रहे हैं। आदित्य और मैं भी उनकी बात सुनकर निकिता उसे देखने लगती है। रेखा जी और राघव जी वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद निकिता उससे पूछती है, तुम वहाँ क्यों चल रहे हो? मैं सब कुछ अकेले संभाल सकती हूँ। आदित्य, जानता हूँ, पर लेकिन मैं अपनी बीवी को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। निकिता उसे बोलते हुए, शायद तुम भूल रहे हो मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। आदित्य अपने जेब के पैकेट से एक पेपर निकालकर उसके हाथ पर रखते हुए बोलता है, तुम मेरी थी, मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। इतना बोलकर वह हल्के से उसके होठों को किस करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद निकिता वह पेपर खोलकर देखती है तो उसकी आंखों से आंसू निकलकर उन पेपर पर गिरने लगते हैं। तभी विधि और जिया भी वहाँ आ जाती हैं और उनके साथ ही निखिल और रोहित भी थे। जिया ने उन्हें सब पहले से ही बता दिया था। उसे रोता देखकर जिया बोलती है, निक्कू तू रो मत, हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे। विधि और वह कमीना एहम, उसकी तो मैं टांगे तोड़ दूंगी। बड़ा आया तुझसे शादी करने वाला। लेकिन निकिता कुछ नहीं बोलती। जिया उसके हाथ में रखे पेपर देखती है तो उसे उठाकर पढ़ने लगती है। वह पेपर देखकर हैरान हो जाती है। आदित्य ने निकिता को कौन से पेपर दिए हैं और क्या निकिता सीमा और भैरव का सच सामने आ पाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी माय एडोरेबल एक्स वाइफ। धन्यवाद।